वालेकुम फर्स्ट ईयर कॉमर्स स्टूडेंट्स। अकाउंटिंग के लिहाज से आज का हमारा टॉपिक है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या होती है, उसको किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है या उसको बनाने के फॉर्मेलिटीज़ क्या होती हैं, इनके बारे में हम आज बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये टॉपिक जिसका नाम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट है, फर्स्ट ईयर कॉमर्स के लिए मोस्ट रेगुलर टॉपिक है। इस टॉपिक को एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से स्किप नहीं किया जाता। एक तो इसका रीज़न ये होता है कि ये शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर जो हमारे कराची बोर्ड का पैटर्न ऑफ एग्ज़ामिनेशन है उसमें सेक्शन बी के अंदर इसको शॉर्ट क्वेश्चंस में इंक्लूड किया जाता है और ये क्वेश्चन बहुत आसानी के साथ कम वक्त में स्टूडेंट से अटैम्प्ट हो जाता है और स्टूडेंट्स इस टॉपिक को करने के लिए ज़्यादातर प्रेफरेंस देते हैं। हम आज बात करेंगे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट की। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, रिकन्साइल के मायने यहाँ किस तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। रिकन्साइल की जो टर्म इस्तेमाल की जाती है यहाँ पर उसके मायने हैं टू अकाउंट सिस्टमेटिकली फॉर द डिफरेंसेस बिटवीन द टू बैलेंसेस। टू अकाउंट सिस्टमेटिकली फॉर द डिफरेंसेस बिटवीन द टू बैलेंसेस। अब वो टू बैलेंसेस के दरमियान जो डिफरेंस मौजूद है उस डिफरेंस को ख़त्म करना, रिकन्साइल करना, उसको टैली करना, उसको बराबर करने के लिए जो स्टेटमेंट बनाई जाती है उस स्टेटमेंट को कहते हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। रिकन्साइल के लफ्ज़ी मायने होते हैं मसालिहत करना, मफाहमत करना, एक डिसएग्रीमेंट को, कन्फ्लिक्ट्स को दूर करना। एक अगर कोई शख्स कोई बात कह रहा होता है, दूसरा शख्स कोई बात कह रहा होता है, तो उसके दरमियान में रिकन्सिलिएशन किस तरह से होती है जब उनको की जो डिफरेंसेस हैं वो ख़त्म हो जाएं। हम भी यहाँ पर उसी तरह से टू डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं और टू बैलेंसेस के डिफरेंस की बात कर रहे हैं। अब वो टू बैलेंसेस के डिफरेंसेस कौन से होंगे, यानी वो किस किस्म के डिफरेंसेस होंगे जो कि दो बैलेंसेस के होंगे। एक ही अकाउंट के दो रिकॉर्ड्स मौजूद होते हैं। आपको मालूम है कि जितनी भी कैश ट्रांजैक्शंस की जाती हैं विद द बैंक, बैंक के अंदर बैंक अकाउंट में किसी भी किस्म की डिपॉजिट करवाना या विड्रॉल कराना या चेक्स के थ्रू पेमेंट करना या फिर किसी भी किस्म की कलेक्शन करना, जितना भी रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है बिज़नेस के अंदर वो रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है एक फॉर्मेट जिसको हम कैश बुक कहते हैं। अगर किसी किस्म का कोई चीज़ डिपॉजिट करवाई जाती है बैंक में तो बिज़नेस अपने बैंक के अकाउंट को इंक्रीज़ करता है, कैश बुक के कॉलम के अंदर बैंक डिपॉजिट के कॉलम में उसको एंटर किया जाता है, पोस्ट किया जाता है। इसी तरह से किसी भी किस्म का चेक अगर इशू किया जाता है तो उस चेक को बैंक पेमेंट साइट के ऊपर नोट किया जाता है और किसी भी किस्म की अदायगी, चाहे वो ऑनलाइन पेमेंट क्यों ना हो, किसी किस्म का फ़ंड ट्रांसफ़र हो या कोई भी पेमेंट हो, उसको बैंक पेमेंट कॉलम के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। गर्ज़ ये कि जो भी रिकॉर्ड होगा बैंक से कलेक्शन का और पेमेंट का या विड्रॉल का किसी या डिपॉजिट का कोई भी रिकॉर्ड होगा, वो सारे रिकॉर्ड मौजूद होते हैं बिज़नेस के अंदर कैश बुक के अंदर, जिसको हम एक लेजर अकाउंट कहते हैं। उस लेजर अकाउंट के अंदर ये बैलेंस मौजूद होता है। तो एट द एंड ऑफ अ स्पेसिफिक डेट हमें ये भी मालूम होता है कि हमारे बैंक बैलेंस के अंदर या बैंक अकाउंट के अंदर कितना बैलेंस मौजूद है। इसी तरह से पीरियोडिकल स्टेटमेंट्स भेजी जाती हैं जो बैंक की तरफ से होती हैं। बैंक अपने अकाउंट होल्डर को एक पीरियोडिक स्टेटमेंट भेजता है जो कि बैंक की तरफ से प्रिपेयर किया जाने वाला ट्रांजैक्शंस का मुकम्मल रिकॉर्ड होता है कि किस वक्त किस डेट पर कितने अमाउंट की ट्रांजैक्शन हुई और किस तरह ट्रांजैक्शन हुई, मोड ऑफ ट्रांजैक्शन, प्लेस ऑफ ट्रांजैक्शन, टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन, ईच एंड एवरीथिंग कंसर्न्ड विद the transaction is mentioned in बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट को हम पासबुक भी कहते हैं, ये बात याद रखिएगा। अभी जब हम इसको बनाना शुरू करेंगे, जब हम इसका फॉर्मेट बनाएंगे तो हमें ये बात क्लियर होगी कि हम इसको किस तरह से मेंटेन करते हैं। फ़िलहाल मैं आपको कुछ बेसिक इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस और बेसिक चीज़ें समझाना चाहता हूँ। रिकन्साइल करने के मायने मैंने आपको बताया कि जो डिफरेंसेस हैं दो बैलेंस के दरमियान, उसको सिस्टमेटिकली अकाउंट करना, उसको एक फॉर्मेट में बनाना, उसको एक स्टेटमेंट की शक्ल में बनाना ताकि हम उन दोनों डिसएग्रीमेंट्स को ख़त्म कर सकें।
तो जो डिफरेंट बैलेंसेस शो किए जाते हैं उसका मैं आपको जिक्र कर चुका हूँ कि वो जो बैलेंसेस कहाँ शो किए जाएंगे, बैलेंस शोन इन लेजर with the balance shown on the same date in the statement submitted by the bank to the customer या अकाउंट होल्डर को जो स्टेटमेंट बैंक सबमिट करवाता है वो स्टेटमेंट, वो सारी चीज़ें जो कि रिकॉर्ड बैंक के मुताबिक है वो बैंक सबमिट करवाता है, उसको हम क्या कहते हैं, बैंक स्टेटमेंट कहते हैं। और जो बिजनेस का रिकॉर्ड होता है उस रिकॉर्ड को कहा जाता है एक कैश बुक का रिकॉर्ड। अब हम इसको, हमें ये बात तो समझ में आ गई कि बैंक रिकन्सिलिएशन में हमने करना क्या है, दो डिसएग्रीड बैलेंसेस को टैली करना है, रिकन्साइल करना है या उसको हमने करेक्ट करना है, एडजस्ट करना है। अब हम उसको बनाएंगे किस तरीके से, हमें कुछ स्टेप्स याद रखने की ज़रूरत है कि व्हेन वी वर गोइंग टू स्टार्ट टू स्टार्ट अ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, हमें वो कौन कौन से स्टेप्स होंगे जो कि लेने होंगे। स्टेप्स इन प्रिपेयरिंग अ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, चंद स्टेप्स जो मैं आपके सामने यहाँ मेंशन करना चाहता हूँ, उनको ज़रा गौर कीजिएगा। सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या होना चाहिए, डिटरमाइन दोज आइटम्स which makes up the difference। हमें सबसे पहले वो आइटम्स निकालने हैं, वो आइटम्स हमें बाहर उनको लिस्ट आउट करना होगा, उनको चेक करना होगा जिनकी वजह से डिसएग्रीमेंट आ रहा है। अब आप उनको चेक किस तरह से करेंगे, ज़ाहिर है हमारे पास एक कैश बुक का रिकॉर्ड मेंटेन है जिसके अंदर बैंक डिपॉजिट कॉलम मौजूद है और बैंक पेमेंट कॉलम मौजूद है। इसी तरह से हमारे पास बैंक स्टेटमेंट भी मौजूद है। अक्सर अकाउंटेंट क्या करते हैं, दोनों बैलेंसेस को चेक करने के लिए, डिसएग्रीमेंट निकालने के लिए दोनों को साथ रखा जाता है और उसके बाद जो आइटम्स इक्वल हों, टैली कर रहे हों, उनको टिक कर दिया जाता है और जो डिसएग्रीमेंट का सबब बनते हैं उनको एक लिस्ट बना ली जाती है, उनको बाहर निकाल दिया जाता है। जब आप ये डिटरमाइन कर चुके हों कि आइटम्स ऑफ डिसएग्रीमेंट कौन से हैं, वो कौन कौन से आइटम्स हैं जो कि आपके दोनों बैलेंसेस को डिफ़र कर रहे हैं, उनमें प्रॉब्लम आ रही है, उनको आपने जो डिटरमाइन कर लिया, उसके बाद आप एक उसकी मुकम्मल लिस्ट बनाएंगे। कुछ आइटम्स आपको ऐसे मिलेंगे जो कि आइटम्स कैश बुक के अंदर पोस्टेड होंगे लेकिन बैंक स्टेटमेंट में उनका रिकॉर्ड नहीं होगा। मिसाल के तौर पर जिस वक्त आप चेक जमा करवाते हैं बैंक में तो आप उसी वक्त एक जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं, जिस जर्नल एंट्री को हम कहते हैं बैंक डेबिट कैश क्रेडिट। अपने पास बिजनेस में जब रिकॉर्ड करते हैं तो हम उसके लिए क्या एंट्री पास करते हैं, बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट। अब जब जैसे ही हमने बैंक डेबिट कर दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने पास कैश बुक के अंदर उस बैंक अकाउंट को इंक्रीज़ कर चुके हैं। लेकिन जब तक बैंक उसको हमारे अकाउंट में शामिल नहीं करेगा, जब तक वो चेक क्लियर नहीं हो जाता, जब तक वो चेक हमारे अकाउंट के अंदर आ नहीं जाता, बैलेंस हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं हो जाता, जब तक बैंक उसको मेंशन नहीं करेगा, तो इस वजह से भी डिसएग्रीमेंट आ सकता है। तो जब हम एक लिस्ट प्रिपेयर कर चुके हों उन आइटम्स की जो कि डिसएग्रीमेंट का बायस बन रही हैं, तो हमने बैंक स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन को जो कि हमें बैंक की तरफ से प्रोवाइड की गई है उसको हम रीचेक करेंगे। हम उसको ये चेक करेंगे कि उसमें कोई ऐसा आइटम रह तो नहीं गया जो कि कैश बुक के अंदर मेंशन ना हो। मिसाल के तौर पर बैंक स्टेटमेंट के अंदर कोई एक ऐसी एंट्री मौजूद थी जिसमें हमारे कस्टमर ने हमारे अकाउंट के अंदर डायरेक्टली कुछ अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन उसका हमें इल्म नहीं था, वो रिवील हुआ हमें बैंक स्टेटमेंट के ज़रिए। तो हम ऐसे तमाम आइटम्स को लिस्ट बनाने के बाद एक वेरीफाई करेंगे, रीचेक करेंगे कि उसमें कोई ऐसी इंफॉर्मेशन ना रह जाए जो कि ज़रूरी हो और कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड ना हो। जब ये लिस्ट बन चुकी होगी तो उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि हमने एक स्टेटमेंट बनानी है, एक शेड्यूल बनाना है जिसको बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट कहते हैं और उस स्टेटमेंट के अंदर दो बैलेंसेस होंगे, प्रिपेयर स्टेटमेंट कंटेनिंग बोथ बैलेंसेस फ्रॉम कैश बुक एंड पासबुक। पासबुक मैंने आपको बताया कि पासबुक हम किसे कहते हैं, जो बैंक से स्टेटमेंट हमारे पास आएगी उसको हम कहते हैं पासबुक। तो बैंक स्टेटमेंट हो या पासबुक हो दोनों एक ही बात होंगी। जो स्टेटमेंट हमारे पास से आएगी उसको और कैश बुक के रिकॉर्ड को मेंटेन करेंगे, हम बैलेंसेस को रिकॉर्ड करेंगे, लिस्ट आउट करेंगे एंड देन जो इम्पॉर्टेंट काम होगा हमारा वो क्या होगा कि उन दोनों बैलेंसेस में से
कुछ आइटम्स जो कि लिस्ट आउट हम कर चुके हैं उनको ऐड करना, और कुछ आइटम्स जो कि हम लिस्ट आउट कर चुके हैं उनको लेस करना। ये वो आइटम्स होंगे जो कि डिसएग्रीमेंट का कॉज बन रहे हैं। जैसे मैंने आपको भी मिसाल दी कि फ़र्ज़ कीजिए कि बैंक स्टेटमेंट के अंदर कोई एक ऐसा कलेक्शन शामिल है जिसका रिकॉर्ड कैश बुक में नहीं था, तो उसको हम क्या करेंगे, कैश बुक के अंदर भी ऐड करेंगे, क्योंकि वो हमारे बैंक अकाउंट को इंक्रीज़ कर चुका है। इसी तरह से कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो कि हम चेक इशू कर चुके हैं लेकिन बैंक से अभी तक वो चेक पेड नहीं हुए, तो उनको हमने बैंक से लेस करना होगा। लिहाजा हम सबसे पहले तो मैं दोहरा दूँ इसको कि हम आइटम्स को वेरीफाई करेंगे, डिटरमाइन करेंगे कौन कौन से आइटम्स हैं डिफरेंसेस का बाइस बन रहे हैं। फिर उसके बाद हम उसकी लिस्ट प्रिपेयर करेंगे। फिर हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे जिसके अंदर दोनों बैलेंसेस होंगे, एक कैश बुक का और दूसरा पासबुक का। दोनों बैलेंसेस को रखने के बाद दोनों साइड से हमने जो डिसएग्रीमेंट के आइटम्स हैं, आइटम्स ऑफ डिसएग्रीमेंट हैं जिनको हमने लिस्ट आउट किया है, उनको हम दोनों साइड से, फ्रॉम बोथ साइड्स, कैश बुक साइड से भी और बैंक स्टेटमेंट साइड से भी हम ऐड और लेस करेंगे। जब हम ऐड और लेस करने के बाद उन तमाम डिसएग्रीमेंट के आइटम्स को ऐड और लेस करेंगे तो हमें एक करेक्टेड बैलेंस मिल जाएगा। मुझे उम्मीद है कि कुछ हद तक आपको इसका इंट्रोडक्शन बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का समझ में आया होगा। कल की क्लास में इंशाल्लाह मैं इसका फॉर्मेट बनाकर आपको इसको आगे समझाने की कोशिश करूँगा। फ़िलहाल इस हद तक जो भी क्वेरीज़ हों उसके हवाले से मुझसे आप रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।